खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ा सकती है पंजाब सरकार। रिव्यू कमेटी के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने की बैठक। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। कहा, आधुनिक भारत के निर्माता हैं राजीव गांधी। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी, संक्रमितों का आंकड़ा 36,083 के पार। करीब 22,703 लोग कोरोना से हुए रिकवर। कोरोना से 920 लोगों ने तोड़ा दम। हिमाचल में बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4411 पहुंचा। कोरोना से 19 लोगों ने गंवाई जान। करीब 2,992 लोगों ने कोरोना को दी मात। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी। पंजाब और हिमाचल में हो रही भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानी। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। धूरी में करोड़ों रुपए की नकली करेंसी बरामद हुई है और करीब 5,93,06,000 रुपए के जाली नोट पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने 2 डिजिटल प्रिंटर, 1 स्कैनर, 1 लैपटॉप बरामद किया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने एक नेक्सस का पर्दाफाश किया है जो जाली करेंसी बनाते थे भारतीय नोटों की, और उन्हें पकड़ा गया है धूरी में। और आपको बता दें कि इनके पास से जो है प्रिंटर और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो बरामद किए गए हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धूरी में करोड़ों रुपए के नकली करेंसी बरामद हुई है। करीब 5,93,06,000 रुपए के जाली नोट मिले हैं धूरी में, और पुलिस ने छापेमारी की है और इस दौरान जाली नोट बनाने वाले तमाम इक्विपमेंट्स हैं उनको भी जब्त कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की धूरी में, जहां पे पर्दाफाश किया गया है। देश की इकॉनमी को पट्टा लगाने वाले गद्दारों को गिरफ्तार किया गया है। आप देख सकते हैं, ये हैं आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है। इन चारों को, इनके पास से 5,93,06,000 रुपए जाली नोट मिले हैं इनके यहाँ से। आप सोचिए, जब ये नोट बाज़ार में जाते हैं तो न सिर्फ बाज़ार में जाते हैं बल्कि आपके हाथ में आते हैं। अगर भूल से भी 2,000 ही आपके अगर जाली नोट आपके हाथ में आ जाए तो सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगी। और ये तो मान के चलिए करोड़ों रुपए के जाली नोट इन्होंने तैयार कर रखे थे, और लगातार इनका गोरख धंधा चल भी रहा था पिछले काफ़ी वक्त से, और पुलिस ने छापेमारी करके इन्हें गिरफ्तार किया है। 5 करोड़ से ज़्यादा नकली नोट बरामद किए हैं और इस संबंध में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। साथ ही साथ नकली नोट बनाने वाले जो इक्विपमेंट्स थे तमाम, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस की मुस्तैदी काम आई है। लगातार इसके खिलाफ अगर देखा जाए शिकायतें भी आ रही थी और पुलिस इसको ट्रेस करने में जुटी हुई थी, और आखिरकार इन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि फिरोजपुर में भी कोरोना बम फूटा हुआ है। यहाँ पे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 111 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि फिरोजपुर में कुल मामले अब 1,204 हो चुके हैं। जी हाँ, फिरोजपुर में कोरोना के कुल 1,204 मामले आए हैं, जिसमें से 111 मामले बिल्कुल नए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हर तरफ कोरोना का जो ग्राफ है वो फ्लैट होता जा रहा है पूरी दुनिया में, पंजाब में इसका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। लगातार मामलों में तेज़ी देखी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से पहले ही ताकीद की गई थी कि अगस्त के आखिर और सितंबर के फर्स्ट वीक तक कोरोना पीक पकड़ सकता है, और वो
रिजल्ट अब देखने को मिल रहा है। हालांकि स्थानीय स्तर पर तमाम कोशिशें और कवायदें चल रही हैं, लेकिन कई जगहों पर शिकायत भी मिल रही है कि लोग तमाम जो निर्देश हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से उसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामलों में तेज़ी आ रही है और कोरोना के संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 111 नए मामले फिरोजपुर में, चौंकाने वाले और कहीं ना कहीं सनसनी लोगों में बनी हुई है। और अगर कहा जाए कि एक डर बने तो बात भी बने कि लोग डर के कम से कम तमाम जो निर्देश है उनका पालन तो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चूक हो रही है और इसी का नतीजा है कि मामलों में बेतहाशा तौर पर बढ़ोतरी होती जा रही है। और इसी के मद्देनज़र आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक रिव्यू बैठक भी की सदस्यों के साथ, उच्च स्तरीय बैठक की और इसमें बैठक में कोरोना को लेकर के ही मंथन किया गया और साथ ही साथ आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए इसके ऊपर विमर्श भी चल रहा है। हालांकि फैसला आखिर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेना है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, जो अभी हमें फिगर मिल रहा है 111 नए मामले सामने आए हैं, चूँकि अगर कहा जाए तो सैकड़ा पार करने वाले मामले ऐसा नहीं कि पहली दफ़े आए हैं, इस तरह से लगातार मामले आ रहे हैं। क्या कहा जाए, इसके पीछे कारण क्या है? जी अमृत, मैं बताना चाहता हूँ फिरोजपुर में जो आज कोरोना का ब्लास्ट हुआ है वो लगभग 111 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 18 मौतें अब तक हो चुकी हैं। बात की जाए आंकड़ा बढ़ने की तो लोगों में अवेयरनेस की कमी दिख रही है, पर प्रशासन की तरफ से पुरजोर लगाकर लोगों को सचेत किया जा रहा है। पर लोग जो है बेखौफ घूम रहे हैं, उनको इस महामारी से डर नहीं लग रहा। पर लोगों को इस खतरनाक बीमारी से बचाव करने के लिए प्रशासन तो बोल रहा है, पर लोगों की जहन में कुछ बातें नहीं आ रही। ना मास्क लगाए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देखना है लोग कब समझेंगे, कहीं ज्यादा नुकसान ना करवा के अपना बाद में लोग समझे, जिसके लिए सरकार को जिम्मेवारी, सरकार के प्रति जिम्मेवारी जाहिर करें ये लोग। जी देखा जाए कमल, पूरी दुनिया में कोरोना के मामले जो हैं वो अब घटते जा रहे हैं। ग्राफ जो है वो फ्लैट होता जा रहा है। इनफैक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित थे दिल्ली और महाराष्ट्र में भी गिरावट देखी गई, लेकिन पंजाब में बढ़ोतरी लगातार बदस्तूर जारी है। फिरोजपुर की ही बात करें तो लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कवायद, अगर मान के चले वो अभी तक कड़ाई जो कर रहे थे उसकी बात लोग नहीं मान रहे थे, क्या एकमात्र विकल्प आपसे हम जानना चाहेंगे लॉकडाउन ही बचा हुआ है? बिल्कुल, अब बात की जाए तो लोग जो प्रशासन की तरफ अभी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जो डेली पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से रिव्यू मीटिंग की जा रही है लॉकडाउन को लेकर, शंका तो यही जाहिर की जा रही है कि एक बार जो पंजाब में लॉकडाउन लगेगा शायद उसी से पंजाब में जो ये कंट्रोल हो। पर बात की जाए लॉकडाउन की, लॉकडाउन भी एक लोगों के लिए समस्या है, जिसके कारण की इकोनॉमिक जो है वो काफी बिगड़ जाती है बाजार की, जिससे लोग और ज्यादा प्रभावित होते हैं। सो प्रशासन और पुलिस को सख्ती से बरतकर इस जो महामारी के लिए लोगों को सचेत करके इस पे ध्यान देना चाहिए। जी, अगर बात की जाए वहाँ स्थानीय लोगों की, उनकी तरफ से आप जैसा बता रहे हैं सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सरकार अगर लॉकडाउन लगाती है तो जाहिर तौर पर राजस्व की हानि होने लगेगी और ऑलरेडी राजस्व में डेंट लगा हुआ है, जैसा कि सीएम खुद बता रहे हैं। अगर मान के चले कि लॉकडाउन लगाया जाता है तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से हो सकती है वहाँ पे? लॉकडाउन के साथ में नहीं है, क्योंकि लोगों का यही मानना है अगर लॉकडाउन लगा तो इकोनॉमिक जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिससे कारण लोग ये कह रहे हैं कोरोना के कारण हम मरे ना मरे, ये ना हो हम अपनी इनकम के कारण ही मर जाएंगे, कि खाने को हमें रोटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लोग जो है वो लॉकडाउन के हक में तो नहीं है। इसीलिए प्रशासन लोगों को बार बार सचेत कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मास्क रखे, काम होने पर ही घर से बाहर निकले ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पिछले कई दिनों में देखा भी गया, पिछले दिनों फिरोजपुर में काफ़ी प्रदर्शनों का दौर भी चला। क्या इसमें प्रदर्शन भी एक जिम्मेदार है, कैटालिस्ट की भूमिका में है? करवाना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टियों पर कि जो प्रदर्शन करना है उनका एक समय होना चाहिए। लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। भी लोगों को एकत्रित करके उनमें से कौन सा बंदा संक्रमित का पॉजिटिव के साथ आया हुआ है उसको साथ ही अपने प्रदर्शन में ले जाते हैं और वो कई बंदों के टच में आ जाता है, जिससे कि कोरोना में बढ़ोतरी हो रही है। तो हम ये प्रदर्शन जो है इनको बंद करना चाहिए। सरकार को और एडमिनिस्ट्रेटर को इस पे सख्ती बरतनी चाहिए, भी किसी तरह का प्रदर्शन ना हो। इस पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो प्रदर्शन करते हैं।
जिनकी वजह से ये सारे कई लोग जो संक्रमित के संपर्क में आए होते हैं वो भी कई बार प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। जी कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए, इन जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी कमल जो बता रहे थे कि ग्राउंड पे फिरोजपुर में अगर बात की जाए तो स्थानीय लोगों की तरफ से, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी तरफ से सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पंजाब के अलावा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से भी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ भी कोरोना के नए मामले सामने, 11 नए मामले सामने आए हैं यहाँ पे सिरमौर में। आपको बता दें कि सिरमौर पहले से ही हॉटस्पॉट जोन बना हुआ है और यहाँ पे इस ज़िले से अगर बात करें तो यहाँ पे कुल जो है मामले 158 अब तक हो चुके हैं। आबादी के हिसाब से देखा जाए तो ये मामले कम नहीं कहे जा सकते हैं। लगातार मामलों में इजाफा होता जा रहा है, लोग संक्रमण की चपेट में कोरोना के आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं यह एक खतरे की घंटी ज़रूर है। और इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारा सहयोगी अक्षय गिल सिरमौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आपसे हमारी बातचीत भी हो रही है और इसमें देखा जाए तो हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पे कोरोना के मामले ना आते हों, फिर से नए मामले सामने आए हैं। कहाँ चूक हो रही है? जी अमृत, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये कोरोना का जो विस्फोट यहाँ हम बोल सकते हैं कि कोरोना बम जो है हमारे सिरमौर में फटा है, इसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं तो यही देखा जाए कि ये जो है हमारा एक इंडस्ट्रियल हब है। जी हाँ, इंडस्ट्रियल हब है और इसके जी अक्षय, आप लगता है उन अक्षय से हमारा संपर्क टूट गया है। हम अभी थोड़ी देर में उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कारण क्या है जो लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अक्षय जिस तरफ इशारा कर रहे थे कि चूंकि सिरमौर नाहन व इलाका जो है वो इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग काम करते हैं और कई बाहर लोगों आना जाना भी रहता है, कच्चे माल सप्लाई से लेकर के तमाम चीज़ें भी यहाँ पे आती जाती रहती हैं, तो एक बाहरी राज्यों से और बाहरी लोगों से कनेक्शन भी बना रहता है और इसके मद्देनज़र देखा जाए तो यहाँ पे संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा है और इसी का नतीजा है कि यहाँ मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं जहाँ सिरमौर में कोरोना के मामले नहीं सामने आते हों। अगर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की बात करें तो आबादी के हिसाब से यह 11 जो संख्या है वो भी नोटिस करने वाली है, क्योंकि जो आबादी है वो काफ़ी मैदानी इलाकों के अपेक्षाकृत पहाड़ों में कम है और इसके हिसाब से यहाँ पे जो संक्रमण है उसकी रफ्तार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय गिल दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, आपसे अभी कुछ देर पहले जब इंटरप्शन नहीं हुआ था तो आप बता रहे थे कि इंडस्ट्रियल हब होने के चलते मामलों में जो है वो तेजी देखी जा रही है। जहां तक देखने में आया है कि कुछ एक कंपनी जो है उनमें जो कामगार आते हैं वो पड़ोसी राज्यों से यहाँ पर डेली अप डाउन करते हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार ये भी पता लगा है कि ना तो उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो पा रही है उन कामगारों की और ना ही उन लोगों के पास प्रॉपर पास है। उनके पास पास भी नहीं है कि जिस पास को लेकर करके वो यहाँ पर आकर के कंपनियों में काम करते हैं। जी अमृत, आप कोई शिकायत दर्ज कराई गई है स्थानीय नागरिकों के द्वारा, जो सिविल सोसाइटी है उसकी तरफ से, या फिर अधिकारियों ने कोई संज्ञान लिया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने इसके ऊपर? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसमें कुछ एक ग्राम पंचायतें हैं, क्योंकि ये जो है साइड में गांव ये बनी हुई है और मोस्टली जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहे हैं यहाँ पर। तो कई एक जो वहाँ पे जो ग्राम प्रधान है और जो वहाँ पे वार्ड मेंबर्स हैं उन्होंने जो है ये चीज संज्ञान में लाई है, किंतु फिर भी यह कहा जाए कि कहीं ना कहीं पे इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा एक लैप्स माना जाएगा कि उस तरीके से उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी।
तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि ज़मीनी स्तर पे सख्ती से पालन किया जाए, जो तमाम निर्देश उनका पालन कराया जाए, लेकिन अधिकारी यहाँ पे कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। क्या इसको लेकर के ऊपरी स्तर पे, जगह मान के चले कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, तो जो बाहर बातें गई, क्या बड़े अधिकारियों के भी रुख ऐसे ही ढुलमुल हैं? क्या सिर्फ ये बातें अगर सीएम की तरफ से कही जा रही हैं तो सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी बन करके रह गई हैं, या फिर वाकई में उसका जो है ऑपरेशनल मेथड भी कुछ काम दिखाई दे रहा है उसका? जमशेद, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि जिस दिन यहाँ पर हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं सुखराम चौधरी जी, जिस दिन उनको ऊर्जा मंत्री के पद से नवाजा गया था, उसके बाद जब उनका यहाँ पे स्वागत हुआ, और स्वागत होने के बाद जिस तरीके से यहाँ पे कोरोना बम फटा है, उसके बाद यहाँ का स्थानीय व्यापार मंडल है, उन्होंने पूरी लिखा पढ़ी करी है, बार बार उनको रिमाइंडर भेजे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि यहाँ पर दोबारा लॉकडाउन किया जाए, किंतु कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ तक सुनने में आया था कि उस समय की प्रशासन ने दो टूक जवाब दिया था कि इस पे फैसला केंद्र सरकार लेगी और व्यापार मंडल अपने आप से लॉकडाउन नहीं कर सकता है। कार्रवाई करने से हिचक क्यों रहा है प्रशासन? क्या मतलब ग्रेविटी क्या है व्यापार मंडल की वहां पे? अब सर, व्यापार मंडल ने तो पूर्ण रूप से इसमें जो है लिखा पढ़ी करी थी और मांग करी थी कि दोबारा से यहाँ पर कुछ दिन का लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के डेली केसेस आ रहे हैं, अब कल भी केसेस आए, रात को फिर नए केसेस आए हैं यहाँ। और इस पर जब मेरी बात हुई है एसडीएम साहब से, जो यहाँ पर एसडीएम है LR वर्मा जी, उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं अब इसमें क्या किया जा सकता है, केस आ रहे हैं तो आ रहे हैं। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई है। केस रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको पैरामीटर्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे उसमें। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है वो इस तरह से एक कैजुअल टॉक तो नहीं कर सकते कि इसमें क्या किया जा सकता है। जाहिर तौर पर इसी के लिए उनको हायर किया गया, इसी के लिए उनको ये ड्यूटी दी गई है। और जाहिर तौर पर जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनको वो जॉब नहीं कहा जाता है, वो ड्यूटी कही जाती है। और अगर देखा जाए तो इसको वहाँ पे सही से पालन नहीं कर रहे हैं। अक्षय, तमाम बातचीत के लिए और ग्राउंड पे जो हकीकत है उसको बयां करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी अक्षय गिल, जो बता रहे थे कि स्थानीय स्तर पे प्रशासन किस तरह से ढील बरत रहा है और जिस तरह से ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे तमाम जो है एक तरह से कहा जाए लैप्सेस जो दिखाई दे रहे हैं उसको ठीक करने का काम नहीं किया जा रहा है, और उल्टा इस पर एक ढुलमुल रवैया प्रशासन की तरफ से भी दिखाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं चंबा में तेज बारिश, मानसून और मौसम की पहली झमाझम बारिश के चलते यहां के किसानों और बागवानों के चेहरे अब खिले हुए हैं। तापमान में गिरावट आई है, लेकिन अगर बात करें तो यहां के माहौल में अगर देखा जाए तो किसानों के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि जो फसल है उनकी वो अब लहलहाने की उनकी जो है अगर कही जाए तो आसार दिखाई देने लगे हैं। बारिश का लंबे अरसे से इंतज़ार भी था, बारिश हो भी रही थी लेकिन कुछ मज़ेदार बारिश नहीं थी, लेकिन अब इस बारिश ने किसानों और बागवानों की मुराद पूरी कर दी है। लगातार हुई बारिश से ख़ासतौर पे जो मक्की की फसल है वो काफ़ी बेहतर होने की गुंजाइश है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब सरकार बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन को लागू कर सकती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय रिव्यू बैठक की गई। 3 बजे हुई बैठक में कोरोना से बिगड़ते हालातों के मद्देनज़र ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में लॉकडाउन लगाने पर फैसला हो सकता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक यह फैसला लेने से पहले सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है। कोरोना से लुधियाना, जालंधर और पटियाला में स्थिति जो है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। हालांकि इनके अलावा और भी ज़िलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब जो मामले हैं वो लगातार अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ इशारा ज़रूर कर रहे हैं। और इसी के मद्देनज़र आज मुख्यमंत्री ने रिव्यू कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। हालांकि अब उन्हें फैसला लेना है कि लॉकडाउन दोबारा लगाया जाए राज्य में, या फिर चुनिंदा ज़िलों में जहां पे सबसे ज़्यादा संक्रमण है, या फिर कोई और तरकीब सीएम के दिमाग में है।
वहीं तरनतारन के विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री और उनके बेटे डॉक्टर संदीप अग्निहोत्री पर गांव वालों ने अवैध माइनिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं संदीप अग्निहोत्री ने खुद पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसको लेकर के गांव ढंड निवासी कुलवंत सिंह ने कहा कि तरनतारन में रेत की नाजायज माइनिंग को लेकर के हाईकोर्ट में रिट दाखिल की गई है और विधायक साहब रिट वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੇਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਰਜੀਤ ਸ਼ਾਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਢੰਡ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ 1500 ਟਰਾਲੀ ਉਹਨੇ ਰੇਤ ਦੀ ਛੱਪੜ ਦੀ ਰੇਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਟੈਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਟਾਇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੇਤ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਟੈਡੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਛੱਪੜ ਦੀ ਰੇਤਾ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ मैं आरटीआई ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਸੁप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा। वहीं नई बेरोजगार पीटीआई अध्यापक यूनियन पंजाब की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव किया गया। पटियाला में भारी पुलिस बल में उनके घर के बाहर तैनात किया गया था। सैकड़ों की गिनती में मार्च करते हुए अध्यापक यूनियन के जो जुड़े हुए थे वे घर के बाहर गए और उन्हें हालांकि वहां पर रोक दिया गया। इनका कहना था कि मुख्यमंत्री दरअसल जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं और अध्यापकों द्वारा नौकरी की मांग को लेकर के खाली पड़ी पोस्टों में पीटीआई बेरोजगार अध्यापकों को लगाए जाने की इन्होंने हालांकि मांग रखी है। इसको लेकर के ही प्रदर्शन यह किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का एक मांग पत्र पटियाला तहसीलदार को भी सौंपा। तहसीलदार पटियाला ने कहा कि इनकी मांगों का पत्र जो है वो उन्हें मिला है और इसे प्रशासन जो वाजिब प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी हम बता रहे थे कि कोरोना किस तरह से पंजाब के हर ज़िले में हर शहर में बढ़ता ही जा रहा है, तेज़ी से पैर पसार रहा है, लेकिन फिर भी लोग प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, लिहाजा वे चाहते हैं कि भूख से मरने से अच्छा है कोरोना से मर जाए। इस तरह के बातें, इस तरह की बयानात जो हैं वो लोगों के बीच से आते रहते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बठिंडा में तेज़ बारिश ने एक तरफ तो राहत दी है तो दूसरी ओर आफत ही बनी हुई है। तेज़ बारिश ने यहाँ के नगर निगम प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कें, गलियाँ तमाम जो हैं वो पानी से लबालब भरी हुई हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम जो है उसकी अगर कही जाए तो ये कोताही है और उसी का नतीजा है कि यहाँ पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। हो सकता है कि कुछ जगहों पे अवैध अतिक्रमण भी किया गया क्योंकि अतिक्रमण के चलते कई जगहों पे शहर की पूरी प्लानिंग ख़राब हो जाती है और इस तरह के जो हैं दृश्य दिखाई देते हैं। लेकिन ये काम तो स्थानीय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का है, उसको यहाँ पे देखरेख भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी ड्यूटी सिर्फ दफ्तर में बैठने के लिए है, इस परिस्थिति से निपटने के लिए भी है कि ताकि ऐसे मंजर न देखे जाएं। इसीलिए लगातार उन्हें की जो है ड्यूटी भी ज़रूरी है कि वो उसे पूरी करती रहे, पूरा करते रहें। वहीं पटियाला की रोज़ कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब किराए के घर में रहने वाली महिला का शव मिला। मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और मृतक के शव को कब्जे में लेकर के उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया। आपको बता दें कि मृतक महिला के पड़ोसियों का कहना है कि पति शराब पीने का आदी है, जिसके कारण उसके घर में अक्सर शराब को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता रहता था। साथ ही उन्होंने शक जताया कि शायद हो सकता है कि पति नशे में धुत होकर के अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया हो। हाल किराए ते सीगा, उसने अपनी घरवाली का कत्ल करता, कत्ल करके फरार हो गया। सवेरे फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी। इन्फॉर्मेशन मिली सी एक लेडीज़ है वो बेहोशी की हालत च पई है। जो ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਂਗਵਾਨ ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
वहीं कोरोना महामारी के चलते जहां पहले आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा हुआ था, वहीं अब ये घटनाएं आए दिन बढ़ती नजर आ रही हैं। ताज़ा मामला ज़िला पठानकोट के गांव थारियाल का है। यहां अज्ञात लोगों के द्वारा एक परिवार पर हमला करके परिवार के 5 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। परिवार के सभी लोगों को जख्मी करने की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इस बाबत स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि उन्होंने इस घटना को सुबह उनके संज्ञान में आया और जब दूध वाला इनके घर पहुंचा हुआ था, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। जब अंदर जाकर देखा गया तो ये लहूलुहान पड़े हुए थे और ज़ख्मी हालत में थे और काफ़ी इनकी स्थिति ख़राब थी, लिहाजा इन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फ़िलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है और जल्द से जल्द मामले को सॉल्व करने का आश्वासन भी दिया है। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਾਊਂਡ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਰ 3 ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, 2 ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਸੁੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਵ ਲੈਫਟ, ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿੱਥੇ। आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने यह हमला किया है। हमला क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया, इसकी अभी हालांकि जांच चल रही है, लेकिन यह बेहद ही चौंकाने वाली बात है कि लोग अब अपने जब घरों में ही खुद को सुरक्षित नहीं पाएंगे तो अब सोच सकते हैं कि स्थिति किस कदर जो है लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर होती जा रही है और इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती के मौके पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस कार्यालय पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नाहन और कुल्लू की हैं। यहाँ पे राजीव गांधी के उनके जयंती को मनाया गया, उनके विचारों को यहाँ याद किया गया, उनके भाषणों के अंश का जिक्र किया गया। साथ ही साथ जो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए किया, उनके उस काम को याद किया गया था। और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने ख़ास तौर पे कहा कि देश के जो वर्तमान विकास की गति है उसकी पहली जो अगर कही जाए नींव वो राजीव गांधी के कार्यकाल में डाली गई थी, जिससे आधुनिक भारत का निर्माण आज हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी कांग्रेस जन उन्हें शत नमन करने के लिए आज पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। भारत को आधुनिक बनाने की सोच और भारत को 21वीं सदी लाने का जो सपना हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देखा था, आज वो साकार हुआ है। उनकी सोच थी कि उन्होंने पूरे देश में जो है संचार क्रांति का एक आगाज किया था। उन्होंने पूरे देश में कंप्यूटरीकरण की जो प्रणाली लाई थी, उससे आज के हमारे युवाओं को पूरे देश में विदेश में जाकर उन्होंने पूरे भारत में अपना लोहा बनवाया है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कामों को याद किया और तारीफ की। खासतौर पे उन्होंने राजीव गांधी के आधुनिकीकरण की उनकी जो विचारधारा थी उसकी उन्होंने खासतौर पर सराहना की। स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जन्म जयंती है और इस दिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन का सर्वस्व उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए दिया और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं कि जीवन का बलिदान भी भारत के लिए दिया। और ऐसी परिस्थिति में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन, योगदान जो पूरे राष्ट्र के लिए रहा है, भारत के लिए रहा है, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। और जो उनका संदेश है सद्भावना की दृष्टि से, उस पर हमको आगे बढ़ कर के काम करने की आवश्यकता है। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और स्वाभाविक रूप से उनके किए गए कार्यों के लिए और किए गए कार्यों के साथ साथ उनके महान बलिदान के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के तहत महादेव खड्ड पर
गौशाला को बचाने के लिए लगाए जाने वाले डंगा बहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पहले नालागढ़ के विधायक के जरिए डंगे के निर्माण के काम को लेकर के घटिया सामग्री के आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सदस्य भी डंगे के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और ठेकेदार बीबीएनडीए के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सामने आए हैं। वहीं चंबा में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो गई। यहाँ पे किसान लगातार अपनी फसलों के लिए भारी बारिश की दुआ कर रहे थे और दुआ अब कबूल हुई है। लगातार हो रही बारिश से उनकी मक्की की फसल के लिए कहा जाए तो ये वरदान साबित हो रहा है। किसानों और बागवानों के चेहरे पे ख़ास खुशी की लहर है और इसको लेकर के किसान जो है ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बारिश हुई थी, लेकिन उनके खेतों में पानी ज़्यादा नहीं ठहरा था, लेकिन अब पानी से उनकी फसल को काफ़ी लाभ होने वाला है। जिस मौके पे यह बारिश हो रही है वह फसल के लिए उनके लिए संजीवनी का काम करने वाला है। यह वक्त उनके लिए काफ़ी मुफीद है। दरअसल उनकी फसलें सूख रही थी और अब बारिश ने उनकी फसलों को एक तरह से कहा जाए तो एक बूस्टर दे दिया है और फसलें बेहतर होने की गुंजाइश बढ़ गई है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।